नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। ये वीडियो आप अंत तक देखें। इस वीडियो के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म जो हैं, इसमें हम हवा के गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखें। इस पाठ को हम 3 भागों में 3 वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं। इसीलिए आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हवा का गुणधर्म। कौन सा? हवा के गुणधर्म। हवा के गुणधर्म क्या होते हैं, हवा किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं बारी बारी से। पाठ्यांश मुद्दे देखते हैं हम। आज के पाठ्यांश मुद्दे क्या है? पाठ्यांश मुद्दे है हवा के गुणधर्म, उसके पश्चात हवा के दाब का परिमाण, उसके पश्चात हम देखेंगे तापमान के नियंत्रण में हवा का क्या उपयोग होता है, और ध्वनि के संचरण के लिए, साउंड ट्रांसमिशंस के लिए हवा किस तरह से उपयोगी होती है। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हवा के गुणधर्म। थोड़ा याद करिए आप, हवा में कौन कौन से गैसें होती हैं तथा हवा को संगामी मिश्रण क्यों कहते हैं। हवा में अनेक सारी गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी हवा गैसें होती हैं। हवा में उपस्थित भिन्न भिन्न गैसों के क्या उपयोग हैं? बहुत उपयोग हैं। जैसे ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने के लिए होता है। इधर देखिए चित्र हवा के गुणधर्म के लिए क्या है। यहाँ पर एक स्ट्रॉ से रस्सी बांधी गई है दोनों तरफ, एक ओर हवा का गुब्बारा हवा भरकर डाला गया है, दूसरी ओर बिना हवा का गुब्बारा लटकाया गया है। अभी देखिए, जिस गुब्बारे में हवा भरी नहीं है वह गुब्बारा ऊपर की ओर उठा हुआ दिख रहा है, और जिस गुब्बारे में हवा भरी है वह गुब्बारा वह छोर नीचे की ओर झुका हुआ है। ऐसा क्यों? इससे यह स्पष्ट होता है कि हवा कब में भार होता है। हवा में भार होता है, भार वजन होता है, भार वजन है ना, वजन होता है। क्यों? क्योंकि गैसों, इसके अंदर क्या है, गैसों का मिश्रण है, और गैसों के मिश्रण के होने के कारण अन्य पदार्थों की तरह हवा का भी भार और द्रव्यमान होता है। अगला देखिए, अगले चित्र में क्या है। अगले चित्र में देखिए, ये वाला भाग है, ये पिस्टन है, और इसे हम कहेंगे छिद्र। ये छिद्र है, ठीक है, इसको हम छिद्र कहते हैं। अभी यहां देखिए, 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक चित्र है और एक है। सबसे पहले आप देखिए, सिरिंज को, पिस्टन को खींचिए, और खींचने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए। हवा अंदर की ओर समाविष्ट रहेगी, और समाविष्ट यहाँ तक हवा जब खींचोगे आप तो हवा यहाँ तक आकर के समाविष्ट रहेगी, और वह आप अपने आप, यह जो पिस्टन जो है वो अपने आप नहीं जाएगा। परंतु जब आप छिद्र को इस तरह अंगूठे से दबा कर रखोगे और उसके पश्चात आप पिस्टन को खींचोगे, तो आपको खींचने के लिए ताकत ज़्यादा लगेगी। क्यों ताकत लगेगी? क्योंकि आपको यहाँ से हवा जो है वह हवा आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपको खींचने के लिए ताकत अधिक लगेगी। क्यों ताकत लगेगी भाई? अब उसके पश्चात आप पिस्टन को छोड़ दीजिएगा, अंगूठे को भी निकाल दीजिए और पिस्टन को भी छोड़ दीजिए, तो क्या पिस्टन जो है वह पिस्टन अपने आप इधर अंदर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि हवा में स्थित गैसों में, हवा में जो है स्थित गैसों में अणु निरंतर हलचल करते हैं। हवा में निरंतर हलचल करते रहते हैं, और ये अणु जब किसी वस्तु से टकराते हैं तब उस वस्तु पर वे दाब निर्माण करते हैं, और हवा के इस दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं।
अभी यहाँ देखिए, सिरिंज का छिद्र जब आप बंद कर सिरिंज का छिद्र जब बंद कर पिस्टन खींचने पर सिरिंज में जो स्थित हवा का अधिक अवकाश प्राप्त होता है। मतलब अवकाश प्राप्त होता है मतलब उसमें जगह ज़्यादा मिल जाती है उसको, और उससे उसकी जो हवा है वह पतली हो जाती है, विरल हो जाती है। इसी कारण सिरिंज में स्थित हवा का दाब सिरिंज में स्थित हवा का दाब कम हो जाता है, और जो बाहरी हवा जो है उसका दाब जो होता है अधिक होता है तुलनात्मक। और इसी कारण बाहर की ओर खींचा हुआ पिस्टन हाथ छोड़ने पर तुरंत अंदर की ओर खींचा जाता है। यह सिरिंज अलग अलग स्थितियों में रखकर तुमको यह प्रयोग कर कर देखना है, और पिस्टन उतना ही अंदर ढकेला हुआ दिखेगा। इससे तुमको यह स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जो हवा का जो वायुमंडलीय दाब है वायुमंडलीय जो दाब है वह सभी दिशाओं में, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सभी दिशाओं में हवा का जो दाब है, वायुमंडलीय दाब है, वह एक जैसा होगा। क्या अभी सोचिए कि चंद्रमा पर आपका वायुमंडलीय दाब कैसे होगा, होता होगा? क्या है कि दाब सभी दिशाओं में समान होता है कि नहीं समान? देखिए क्या है, सन 1976 में स्वीडिश वैज्ञानिक डेनियल बर्नौली ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि हवा का वेग बढ़ने पर उसका दाब कम होता है, और जबकि हवा का वेग कम हो तो उसका दाब बढ़ता है। किसी वस्तु के हवा में गतिशील होने पर उस वस्तु की गति की लंब दिशा में हवा का दाब कम होता है, और फिर आसपास की हवा अधिक दाब से कम दाब की ओर बहने लगती है। जैसे कि आप देखें भूगोल में आप मानसून की निर्मिति कैसे होती है, वहाँ पर भी यही नियम लागू होता है कि जो हवाएं होती हैं वह अधिक दाब से कम दाब की ओर जानती है, जिससे मानसूनी हवाएं जो है वह आगे बढ़ती है और वर्षा होती है। चलो आगे देखते हैं हम। आपको क्या पता है कि वायुमंडलीय दाब लगभग समुद्र तल पर कितना होता है? 1,00,000 समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1,01,400 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। 1,01,400 प्रति वर्ग न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब, कहाँ पर? समुद्र सतह पर। और जैसे जैसे हम समुद्र सतह की ऊंचाई की ओर जाते हैं उसका जो वायुमंडलीय दाब जो है वह कम होते जाता है। अब हवा के दाब के परिणाम क्या होते हैं वो देखिए आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र में एक ग्लास है, ग्लास में एक स्ट्रॉ डाला हुआ है, ग्लास के अंदर पानी है, देखिए ये पानी है, ये स्ट्रॉ है। यहाँ पर आप ये जो दिख रहा है ये आपका पानी का फव्वारा है। यहाँ मुंह के से फूंक मारा जा रहा है। छोटे स्ट्रॉ से जब फूंक मारने पर क्या होता है, सामने की हवा दूर ढकेली जाती है। ये जो उसके सामने की जो हवा है दूर ढकेली जाती है, और इस कारण उस स्थान की हवा का दाब कम हो जाता है। कप में डूबा स्ट्रॉ मुंह के पास की हवा का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। मतलब ये जो स्ट्रॉ में जो दाब है, वायु का दाब है, उसमें अधिक होता है। इस कारण कप का पानी अधिक दाब से कम दाब की ओर ऊपर की दिशा में ढकेला जाता है। यहाँ अधिक दाब है और यहाँ पर कम दाब है, इसीलिए ये जो पानी है स्ट्रॉ के माध्यम से ऊपर की ओर ढकेला जाता है, और यही पानी जो है फव्वारे के रूप में यहाँ पर बाहर आता है। जब दो स्थानों की हवा के दाब में अंतर आता है, तब हवा अधिक दाब के स्थान से कम दाब वाले स्थान की ओर प्रवाहित होती है, और उस समय हमें पवन बहती हुई महसूस होती है। अतः अब दो स्थानों के वायु दाब में होने वाले अंतर के परिणाम स्वरूप हवा बहती है। अब यहाँ देखिए आपके सामने एक दूसरा चित्र है। क्या है, कुछ ग्लास लेना है आपको, एक ग्लास लेना है। अब ग्लास में क्या करेंगे, हम ग्लास में पानी लेंगे, सॉरी बर्फ के टुकड़े डालेंगे, यहाँ तक बर्फ के टुकड़े डालेंगे ग्लास में। फिर उसका निरीक्षण करना है। फिर रखने के बाद क्या होगा, गिलास के आसपास की हवा
ये जो है गिलास के आसपास की हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, वाष्प ठंडक मिलती है उसको। हवा में वाष्प के रूप में स्थित पानी को ठंडक, हवा में, ये जो बाहर की हवा में वाष्प के रूप में ठंडक होने से, प्राप्त होने से विशिष्ट तापमान का संघनन होने लगता है। ये जो है विशिष्ट तापमान पर इसका संघनन होने लगता है, और संघनन होने पर इस वाष्प का रूपांतरण देखिए ये पानी में, पानी के बूंदों में हो जाता है, पानी के बूंदों में हो जाता है, और वह पानी गिलास के इस पृष्ठभाग पर आकर के आकर एकत्र हो जाता है। हवा में आर्द्रता का अनुपात जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। हवा में आर्द्रता का जो अनुपात है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार दिन भर की अवधि में भी हवा की आर्द्रता का अनुपात बदलता है। दिन भर की जो अवधि है उसके समय भी जो हवा का अनुपात है वह बदलता रहता है। कैसे देखिए जरा, रात में या भोर के में जब हवा का तापमान कम होता हो, रात में या सुबह के समय में तापमान कम होता है, तब उसकी वाष्प को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तो उस समय हवा की जो अतिरिक्त वाष्प का पानी में बूंदों में रूपांतरण हो जाता है, और वही आप सुबह जब उठते हैं तो देखिए घास पर या फिर किसी पत्तों पर आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। वही बूंदें ओस के रूप में हमको सुबह दिखाई देती है। वो क्यों, किस वजह से होता है? वह हवा का तापमान कम होने से वाष्प को संग्रहित करने की क्षमता कम हो जाती है, और वहाँ की जो वाष्प है वह वाष्प पानी में बदल जाती है। वही अगर हम दोपहर की बात करें तो दोपहर में क्या होता है, दोपहर में सूर्य की गर्मी अधिक होती है, उसमें वाष्प धारण करने की क्षमता की उपेक्षा हवा में उपस्थित वाष्प का अनुपात कम होता है। उस समय हवा जो है वह शुष्क महसूस होती है। वर्षा ऋतु में और समुद्र तट पर हवा में वाष्प की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है। इसीलिए तो देखिए वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु की अगर तुलना करें तो ग्रीष्म ऋतु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में कपड़े जल्दी नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि वहाँ वाष्प जो ग्रहण करने की क्षमता जो होती है कपड़ों की वह वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में अधिक होती है और ग्रीष्म ऋतु में कम होती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और शीत ऋतु में कपड़े देरी से सूखते हैं। आगे देखिए, आपके सामने देखिए, आप एक बकेट में पानी डालते हैं और उस पानी में एक खाली बॉटल ऐसे तिरछी करके डालते हैं, ऐसे तिरछी करके डालते हैं। अब ऐसे तिरछी करके आपने अब डाला तो उसमें आपको क्या नजर आएगा? उसमें आपको क्या नजर आएगा? देखिए उसमें आपको पानी के ये बुलबुले, देखिए ये पानी के बुलबुले निकलते हुए नजर आएंगे, बराबर, पानी के बुलबुले नजर आते हुए आएंगे। तो इससे हम उपयुक्त कृतियों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि हवा में जगह घेरना, निश्चित आयतन का होना, भार और द्रव्यमान होना, ये विभिन्न गुणधर्म हवा के गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म हमें हवा के गुणधर्म जैसे देखिए जगह घेरना, निश्चित आयतन होना, भार और द्रव्यमान होना, ये सभी हवा के गुणधर्म हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं हवा का तापमान के नियंत्रण पर क्या असर होता है। इसके पहले आप बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? आपको पता है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? क्या होता है, हवा कुछ गैसें धूल, धुएं और वाष्प में अति सूक्ष्म कणों को संगामी मिश्रण कहते हैं, और इस कारण वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब प्रकाश की किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों पर गिरती है तो ये कण सभी दिशाओं में प्रकाश में फैलते हैं, और इस प्राकृतिक घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो तापमान में नियंत्रण कैसे? हवा, देखो पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस ऊर्जा को पृथ्वी उष्मा के रूप में वापस उत्सर्जित करती है। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड जैसे घटक, उष्मा का कुछ भाग
अवशोषित कर उसे हवा के अन्य घटकों को देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो पृष्ठभाग गर्म रहता है और पृथ्वी के सजीव जगत के लिए अनुकूलन होता है। यदि अगर हवा नहीं होगी तो पृथ्वी के जो जीवमंडल के लिए तापमान नियंत्रण में बहुत ही दिक्कत महसूस होगी। पृथ्वी पर हवा नहीं होती तो पृष्ठभाग का औसत तापमान बहुत कम हो जाता, और जब औसत तापमान अगर पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो जीवमंडल के लिए नुकसान हो सकता है। आगे हम देखते हैं पृथ्वी का संचरण में ध्वनि का संचरण में हवा का क्या योगदान होता है। आपने कभी महसूस किया है कि आसपास के परिसर में सुनाई देने वाली आवाज हम तक किसके माध्यम से आती है? हवा के द्वारा पहुंचती है। तापमान में परिवर्तन के कारण हवा का जो घनत्व है वह भी बदलता है। ठंड में हवा का घनत्व बढ़ता है और शीत ऋतु में भोर के समय दूर से आती रेल सीटी की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इससे यह समझ में आता है कि ध्वनि के संचरण के लिए हवा का माध्यम के रूप में उपयोग होता है। क्या समझ में आया इससे यह समझ में आता है कि ध्वनि के संचरण के लिए हवा जो है वह एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।